हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले अगला सेल ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, इसको नाम किसने दिया और इस कौन से मतलब इसमें क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या ये बनाता है, क्या ये काम करता है अपनी बॉडी में। ये सभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। तो सब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी है वो किसने की थी? ऑल्टमान ने की थी। कौन थे? ऑल्टमान। कब थी? 1880 में। बट इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया। इन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। इन्होंने बताया कि ये बायोप्लास्ट है। इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सीबेंडा ने। सीबेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाला सेल ऑर्गन है, मतलब कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन है। ठीक है, ये अपनी साइज एंड शेप चेंज करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक परिवर्तनशील सेल ऑर्गन है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना आकार और अपनी शेप बदलता रहता है कोशिका में, इसका सेम साइज नहीं होता है। और यह साइटोप्लाज्म में फिलामेंट के रूप में बिखरा रहता है। मतलब ये छोटे छोटे जो फिलामेंट है कणों के रूप में ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका ध्रुव में बिखरा हुआ रहता है। यूकेरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, और ये है मेनली ये है सेल ऑर्गन सेल में पाचन का काम करता है। और क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। और पोषक पदार्थों को विघटित करके विघटित करके कोशिका के लिए ऊर्जा युक्त अणुओं के निर्माण में कोशिका के लिए ऊर्जा युक्त अणुओं के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और कोशिकीय श्वसन से जो सेलुलर रिस्पायरेशन से जो संबंधित बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। ठीक है। इसकी जो बाह्य मेम्ब्रेन है वह इसको आवरण प्रदान करता है। ठीक है ना। इसका बाह्य मेम्ब्रेन डबल लेयर होता है ये, इसको आवरण प्रदान करता है। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो बाह्य मेम्ब्रेन की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। जिसमें ऐसे मोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें ऐसे 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 करके मोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर या इनर मेम्ब्रेन पर, इनर सरफेस बोल सकते हैं, इनर सरफेस पर ग्रोथ करते हैं। इनर सरफेस पर ग्रोथ करते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली है वो किस किस को अपने अंदर पारगम में होती है, अपने अंदर जाने देती है। पारगम में मतलब आना जाना, किसके लिए पारगम में जो अणु होते हैं वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ये बाह्य झिल्ली है, ये आयंस के लिए और पोषक अणुओं के लिए वह ऊर्जा यानी ऊर्जा अणु यानी एडीपी एटीपी लिख सकते हैं। एडीपी एंड एटीपी, एडीपी यानी एडिनो डाइफॉस्फेट, एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट के लिए क्या होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। ये परमिएबल का मतलब पारगम में, हिंदी में। और इसको इनर जो मेम्ब्रेन है वो ऑक्सीजन व एटीपी के लिए ही पारगम में होती है। जो इनर लेयर है ऑक्सीजन एंड एटीपी के लिए परमिएबल होती है। ठीक है। और उसकी मैट्रिक्स है, उसमें अब क्या भरा रहता है, उसकी मैट्रिक्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, गाढ़ा लिक्विड, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम एंड प्रोटीन। इसमें एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन और कह सकते हैं राइबोसोम्स। इनऑर्गेनिक आयंस और माइटोकॉन्ड्रियल
डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है? एक वलयाकार डीएनए, जो मतलब प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं? एटीपी जो मॉलिक्यूल हैं, एटीपी जो अणु हैं, उनका क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। एटीपी अणु को क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। अब ग्लूकोज का अगर ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो उससे 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 34 एटीपी हैं वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्कर में ही बन जाते हैं। 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शायद क्या कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसका देखते हैं केमिकल कंपोजिशन की, इसमें क्या क्या कितना है। तो इसमें पहले देखेंगे प्रोटीन 65.70%, दूसरा है आरएनए, तीसरा है डीएनए और चौथा है फॉस्फोलिपिड। तो आरएनए है वो कितना पाया जाता है? 0.5%, और डीएनए की कुछ मात्रा पाई जाती है, और ये फॉस्फोलिपिड है, ये कितना पाया जाता है? 25%। तो ये इसका था केमिकल कंपोजिशन। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन, इसके कार्य क्या है। तो इसके कार्य में पहला मुख्य कार्य है सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करना। सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करना। दूसरा है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को रेगुलेट करना। तीसरा है सेल ग्रोथ के लिए, जो सेल होती है उसकी ग्रोथ के लिए सेल मल्टीप्लिकेशन को प्रोत्साहित करना, यानी उकसाना। ठीक है, और है जो लीवर सेल है उसमें लीवर सेल में अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई यानी निरावेश करना, इसमें जहर निकालना। अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करना। और सेल साइकिल का नियंत्रण, कोशिका वृद्धि आदि कार्य भी ये करता है।
आधी कार्य भी ये करता है। तो आज ये कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।